हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई क्राइम स्टोरी। हालांकि इस क्राइम स्टोरी को मैं बहुत समय से कवर करना चाहती थी। ये एक बहुत ही हॉरिबल स्टोरी है। जब मैं छोटी ही थी तब मैंने इस स्टोरी के बारे में सुना था। जब मैंने इस स्टोरी के बारे में उस समय सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई थी। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी किया, इसको पढ़ा भी। हालांकि मुझे लगता है कि उस समय इतनी ज़्यादा क्राइम स्टोरीज़ हमने सुनी नहीं थी, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा शायद क्राइम होता भी नहीं था, या फिर वो क्योंकि इंटरनेट पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो उस समय इस केस ने मुझे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया था। जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया तब मैंने डिसाइड किया था कि इस स्टोरी को ज़रूर कवर करूँगी। 2-3 बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कहीं ना कहीं शायद मैं इस स्टोरी को टालती रही, लेकिन अब फाइनली इस स्टोरी को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी इस घटना के बारे में काफ़ी कुछ पहले ही सुना होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस स्टोरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आऊँ। तो चलते हम सीधे अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है जिम जोन्स की। जिम अपने पेरेंट्स, जिनका नाम था लिनेटा जोन्स और जेम्स जोन्स, उनके साथ रहा करता था। जिम के पिता ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। वहाँ की एक लड़ाई के दौरान इनके ऊपर गैस अटैक हुआ। इसके कारण ये विकलांग हो गए, और उसके बाद जब ये वर्ल्ड वॉर 1 से लौट कर आए अपने घर, तो उसके बाद इनको डिसेबिलिटी पेमेंट्स मिलते रहे। ये जो डिसेबिलिटी पेमेंट्स थे, ये एक तरह की विकलांगता पेंशन ही है, जो कि हमारे यहाँ भी दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कम दी जाती है। वहाँ पर काफ़ी बड़ा अमाउंट इसके लिए पे किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिम के पिता जेम्स इमोशनली एब्सेंट थे, यानी कि वो अपने इमोशन ज़्यादा शो नहीं करते थे, और उन्होंने अपने बेटे जिम के प्रति कभी भी ज़्यादा अफेक्शन, कभी बहुत ज़्यादा प्यार नहीं जताया। जिम की जो माँ थी वो एक फ्री बर्ड थी, एक फ्री थिंकर थी। वो किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, और सब भगवानों को वो कहती थी स्काई गॉड। बस इतना ही उसका मानना था कि कोई स्काई गॉड हो सकता है कि हो, लेकिन मेरा उस पर कोई भी विश्वास नहीं है। इसके अलावा जो जिम की माँ थी, जिसका नाम था लिनेटा, वो बस अपने आप में ही रहती थी, दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। अपने आप को वो हमेशा अपने काम में बिजी रखती थी, वो लगातार काम करती थी। ऐसा बताया जाता है कि जिम की माँ में कोई मैटरनल इंस्टिंक्ट्स नहीं थे, यानी कि कोई ममता की भावनाएं नहीं थीं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वो बच्चा चाहती ही नहीं थी, उसको कभी भी बच्चे नहीं चाहिए थे। लेकिन बाद में लिनेटा प्रेग्नेंट हुई, और 13 मई 1931 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो था जिम वॉरेन जोन्स, जिसकी स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बाद में जिम की फैमिली लिन, इंडियाना में मूव कर गई। जिम जोन्स ने बाद में बताया कि उसका जो बचपन था वो बिना प्यार के बीता। उसके जो पेरेंट्स थे कभी भी उसके आसपास नहीं होते थे, वो हमेशा घर में अकेला होता था, और उसके पेरेंट्स को इस बात की कोई चिंता भी नहीं थी। इसके बचपन में, जहाँ तक इसे याद है, इसकी माँ हर समय काम करती रहती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो अपने आप को अपने काम में बिजी रखती थी। इसके पिता क्योंकि विकलांग थे, इसलिए ज़्यादातर समय वो घर पर ही रहते थे, अपने बेड पर ही रहते थे, और ऐसा भी बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। लेकिन इसके बारे में मुझे कोई क्लैरिफिकेशन क्लियरली नहीं मिली है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जिम जोन्स ज़्यादातर अपने संडे वाले कपड़ों में पूरे हफ्ते रहा करता था। अब ये संडे वाले क्लोथ्स क्या हैं, वो ये हैं कि वो हमेशा एक वाइट कलर की प्रेस शर्ट पहना करता था, यानी ठीक से आयरन की हुई शर्ट पहनता था। साथ ही वो वाइट कलर के स्लैक्स पहना करता था, कभी कभी किसी और कलर के भी। ज़्यादातर लोग इस तरह के कपड़े उस समय चर्च जाने के लिए पहना करते थे, लेकिन जिम ऐसे कपड़े रोज़ ही पहनता था। इसी तरह के कपड़े पहनकर वो स्कूल भी जाया करता था। उसने ये भी बताया कि वो स्कूल में कई सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था, और जहाँ पर वो रहता था उस ब्लॉक में उसने अपनी एक बेसबॉल टीम भी बनाई, और वहाँ पर वो बेसबॉल रेगुलरली खेलता था। हालांकि वो किसी भी गेम में बहुत अच्छा नहीं था, किसी भी स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा उसने एक्सीलेंस नहीं दिखाया, लेकिन वो टीम बनाने में बहुत एक्सपर्ट था, और साथ ही वो लीडरशिप बहुत अच्छी करता था। किसी भी टीम को बनाकर वो उसका लीडर बन जाता था, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को मैनेज करता था। जिम ने बाद में ये भी बताया कि जब वो एक टीनेजर ही था, तभी वो अपने शहर के बहुत सारे चर्चेज़ को एक्सप्लोर कर चुका था। वो हमेशा नए नए चर्चेज़ में जाता था, वहाँ बैठा रहता था, और वहाँ बैठकर वो सुनता था कि वो लोग क्या प्रीच कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग लोगों से क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। वो हमेशा जानना चाहता था डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जो कि एग्जिस्ट करते थे। वो शायद ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो किस रिलीजन में फ़िट होता है, और वो किस रिलीजन को अपनाना चाहता है।
ये भी बताया जाता है कि जिम जहाँ भी जाता था उसके साथ एक बाइबल हुआ करती थी। कई बार जिम लोकल शॉपिंग सेंटर्स या पब्लिक प्लेसेस में चला जाता था। वहाँ पर जाकर वो लोगों को प्रीच किया करता था, यानी कि उन्हें बाइबल की बातों को पढ़कर सुनाता था, उन्हें बाइबल की शिक्षा दिया करता था। फिर जब जिम केवल 17 साल का था तब उसने जॉब करनी शुरू कर दी। ये जॉब उसने हॉस्पिटल में शुरू की एज अ हेल्पर। कई बार वो जो मरीज थे उनकी वॉमिट को साफ़ किया करता था। इसके अलावा जो लोग मर जाते थे उनकी बॉडी को वहाँ से हटाने में, मोर्ग वगैरह में शिफ्ट करने में भी वो हेल्प करता था। इसके अलावा कई बार लोगों के हाथ पैर काटने पड़ते थे, उनको भी ठिकाने लगाने में, कहाँ पर उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है, उसमें भी वो हॉस्पिटल में हेल्प करता था। अब ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिम को ये सब काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे लगा कि उसको अपनी सही जॉब मिल गई है, उसको पता चल गया है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। अब वो मेडिसिन की फील्ड में ही जाना चाहता था क्योंकि उसको वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर 1948 में जिम एक मार्सिलीन नाम की लड़की से मिला जो कि उसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। वो लोग जल्दी ही डेट करने लगे और मार्सिलीन ने बाद में बताया कि वो जिम को इतना ज़्यादा इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था। साथ ही मार्सिलीन ने यह भी बताया कि वो हर किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करता था। साथ ही इस बात पर भी उसे पूरा यकीन था कि हर एक व्यक्ति समान है। गोरे काले, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सारे भेदभाव वो बिल्कुल भी नहीं मानता था और सबसे एक जैसा व्यवहार करता था। साथ ही जिम ये भी मानता था कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी पूरी ज़िंदगी वो दूसरों के लिए समर्पित कर दे। अब मार्सिलीन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई, उसकी ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया उनकी डेटिंग को और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम शादी कर लेंगे। जून 1949 में इन दोनों ने शादी कर ली। मार्सिलीन अभी तक यही मान रही थी कि जो जिम है वो एक क्रिश्चियन है, लेकिन शादी के बाद उसने महसूस किया कि उसके यानी कि जिम के बिलीफ कुछ अलग है, रिलीजन को देखने का तरीका कुछ अलग है। उसने महसूस किया कि शायद वो जिम के रिलीजन को ठीक से समझ नहीं पाई थी। जिम अक्सर मार्सिलीन से कहा करता था कि उसके भगवान पर यानी मार्सिलीन के भगवान पर जिम भरोसा नहीं करता है। ये सारी बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी कि इन दोनों के बीच में कई बार ज़ोरदार झगड़े भी हुए। अब इनके बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे कि शायद इनके बीच में जल्दी डिवोर्स हो जाता, लेकिन मार्सिलीन ने सोचा कि अगर इनके बीच में डिवोर्स होता है तो सारी गलती मेरी बताई जाएगी, क्योंकि उस समय का जो सिस्टम था, ज़माना था, वो अलग था। वहाँ पर औरत की ही गलती मानी जाती थी। अब उसने डिसाइड किया कि थोड़े दिन तक वो एक और ट्राई देती है अपनी शादी को, और अब वो समझने की कोशिश करने लगी कि जिम किस चीज़ पर विश्वास करता है। मार्सिलीन ने सोचा कि शायद ठीक से समझने के बाद वो इस बात के लिए जिम को राज़ी कर लेगी कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले और एक क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन अभी तक वो जिम के रिलीजन को ठीक से समझ नहीं पाई थी। अक्सर जिम मार्सिलीन को लेकर लोकल चर्चेज़ में जाया करता था जो कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए बनाए गए थे, यानी कि जो काले लोग, हबशी लोग होते हैं अमेरिका में, उनके लिए जो चर्चेज़ होते हैं। जिम मार्सिलीन के साथ उन चर्चेज़ को विज़िट करने लगा। जिम ने बाद में इसका रीज़न ये बताया कि जो ये ब्लैक लोगों के चर्चेज़ होते थे बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होते थे, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कड़े नहीं होते थे, यहाँ के लोग उसे बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते थे। लेकिन जो वाइट लोगों के लिए जो चर्चेज़ बनाए गए थे वहाँ पर ऐसा लगता था कि लोग मजबूरी में आए हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें संडे संडे या किसी और दिन चर्च आना है, इसलिए वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसके विपरीत जो ब्लैक लोगों के चर्चेस थे वहाँ पर लोग कूद फांद करते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, अपनी प्रेयर के दौरान भी वो लोग उठकर नाचने लगते थे, और ऐसा लगता था कि ये पूजा नहीं है बल्कि ये पूजा के साथ साथ वो लोग फ़न भी कर रहे हैं, यानी कि अपनी पूजा को, अपनी प्रेयर को वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं। जब जिम ने इन चर्चेज़ में जाना शुरू किया तो उसे ये चर्च बहुत पसंद आया, उसको तुरंत ही इन चर्चेज़ से प्यार हो गया और वो समझ गया कि वो इन्हीं को ज्वाइन करना चाहता है, वो यहीं पर आना चाहता है। फाइनली इनमें से एक चर्च को जिम ने फाइनल किया, वो इसका मेंबर बन गया, और ये जो चर्च था इसने जिम को और उसकी वाइफ दोनों को बहुत अच्छी तरीके से अपने चर्च में ले लिया। ये लोग जिम और उसकी वाइफ को मेंबरशिप देने में बहुत ज़्यादा खुश थे। 1952 में जबकि जिम अभी केवल 21 साल का था तब उसको इस चर्च में एक स्टूडेंट पैस्टर के रूप में हायर कर लिया गया, यानी कि एक ऐसा पादरी जो कि उम्र में छोटा है और अभी सीख रहा है। ये वहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को अलग से गाइड किया करता था और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाने लगा। तो अभी तक तो जिम ये सोचता था कि मैं मेडिसिन फील्ड में जाऊँगा, मैं एक नर्स बनूंगा, इस तरह की कोई चीज़ सोचता था, लेकिन अब उसको अपनी नई फाइंडिंग मिल चुकी थी। अब वो एक पादरी बनना चाहता था। अब 1 साल तक तो जिम ने स्टूडेंट पास्टर का रोल अच्छी तरीके से निभाया, लेकिन अब वो बोर होने लगा था।
उसको लगा कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिसके लिए उसे दूसरे से डायरेक्शन लेने पड़े। वो अपनी खुद की कोई चीज़ करना चाहता था और तब उसने सोचा, डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का चर्च खोलूँगा और ये चर्च वो इंडियाना पोलिस में खोलेगा। और उसने ऐसा किया भी। वो इंडियाना पोलिस गया, वहाँ पर जाकर उसने चर्च खोला और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इस काम में उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी। वो जो चाहता वो लोगों को प्रीच कर सकता था, यानी जिस तरह का उपदेश वो लोगों को देना चाहता वो दे सकता था। उसको किसी से डायरेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने चर्च में जिम ने क्रिश्चियनिटी को एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी से ब्लेंड किया और इन दोनों के साथ साथ उसने रेडिकल सोशल जस्टिस को भी अपने इस नए रिलीजन में ऐड किया। और इन सारी चीज़ों के चलते वहाँ पर उसके जो फॉलोअर्स आए वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे। जिम अपने चर्चेज़ में सोशल जस्टिस की बात करता था, यानी कि लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ इसे दूर करना था बल्कि जो समाज का ढांचा है इसे भी जिम बदलना चाहता था। इस तरह के उपदेश देता था और लोगों को ये बातें बहुत पसंद आती थी। इसके ये जो कॉन्ग्रीगेशंस होते थे, यानी कि ये जो उपदेश देने के सेशंस होते थे, ये रेशियल नहीं थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि इसके चर्च में सिर्फ काले लोग आते थे, वहाँ पर गोरे काले हर तरह के लोग आते थे। और उस समय के ज़माने में जबकि ये बात हो रही है, उस समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। उस समय गोरे कालों का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। या तो वहाँ पर वाइट चर्चेस थे या फिर ब्लैक चर्चेस थे। अब ये जो नए तरीके का चर्च जिम ने खोला था ये बहुत ज़्यादा विवादों में घिर गया। लेकिन जिम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ट्रूली इस चीज़ पर बिलीव करता था कि हर कोई इक्वल है और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिम की वाइफ मार्सिलीन भी इसी चर्च में काम किया करती थी। वो एक तरह से टॉप पोजीशन पे थी। वो सारे के सारे पेपर वर्क निपटाती थी, साथ ही जितनी भी चीज़ें थी उनको ऑर्गेनाइज करती थी। इसके अलावा जितने भी लोग इनके चर्च पे काम करते थे उन सब का वो हिसाब किताब रखती थी। साथ ही वो जिम को भी बताया करती थी कि इस संडे तुम्हें इस टॉपिक पर बात करनी है या फिर अगले संडे तुम्हें इस टॉपिक को उठाना है, इस पर उपदेश देना है। इस तरह की चीज़ें भी अब मार्सिलीन ऑर्गेनाइज कर रही थी। अब धीरे धीरे इनका ये चर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। लेकिन जिस जगह पर ये चर्च था ये जगह बहुत छोटी थी और अब इनके मेंबर्स क्योंकि बढ़ते जा रहे थे तो अब इनको एक बड़ी जगह चाहिए थी जिसमें ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो पाएँ। अब ये किसी बड़े एरिया में शिफ्ट होने की बात सोचने लगे। अभी तक इनका चर्च जिस एरिया में था वहाँ पर लोअर इनकम वाले लोग रहा करते थे। अब जिम को ये तो पता ही था कि उसके ज़्यादातर चर्च के मेंबर्स गरीब लोग हैं और इन लोगों से वो पैसा नहीं मांग सकता था मेंबरशिप के लिए या फिर डोनेशन नहीं मांग सकता था। उसको मन तो था कि वो किसी बड़ी जगह को ख़रीदे, लेकिन ये लोग इतने एबल नहीं थे कि ये डोनेशंस दे पाते। अब जिम सोचता रहा तो उसके दिमाग में एक प्लान आया और ये प्लान ये था कि अब उसको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी थी एक पादरी के तौर पर। और ये परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सकती थी कि जो भी भीड़ इससे मिलने के लिए आती है उनके मुंह से वाव निकले, वो लोग अमेज्ड हो जाएं। और ऐसा सिर्फ एक तरीके से हो सकता था कि अगर जिम स्टेज पर चढ़कर या फिर लोगों के सामने आकर लोगों को मिरेकल्स दिखाए, उनको चमत्कार दिखाए, इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और उसके बाद उसकी माउथ पब्लिसिटी और हर तरह की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली थी। अब जिम ने धीरे धीरे चमत्कार दिखाने शुरू किए। वो भीड़ में से अचानक कुछ लोगों को बुला लेता था, रैंडम लोगों को बुलाता था और फिर उनसे कहता था कि तुम्हें खांसी की शिकायत है लेकिन आज से तुम्हारी खांसी ठीक हो गई, तुम्हें जुकाम की शिकायत है, तुम्हें कोल्ड की शिकायत है, तुम्हारी सिर दर्द की शिकायत है, सारी शिकायतें अब तुम्हारी दूर हो गई। इस तरह से अलग अलग लोगों से वो अलग अलग बातें किया करता था। ऐसा करने के लिए उसके कुछ मंत्र भी थे। वो बोलता था हील्ड बाय द पावर ऑफ गॉड हैज़ ग्रांटेड थ्रू हिम। इस तरह की बातें करके वो भीड़ में लोगों को चमत्कार दिखाता था। वो जानता था कि शुरू में लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने खांसी जुकाम सर दर्द जैसी चीज़ों से शुरुआत की। अब धीरे धीरे इन चमत्कारों ने काम भी किया। अब उसकी माउथ पब्लिसिटी होने लगी। लोग एक दूसरे को बताने लगे कि वहाँ पे एक पैस्टर है, वो सिर दर्द वगैरह दूर करता है। अब लोग वहाँ पर आने लगे अपना सिर दर्द वगैरह ठीक कराने के लिए। साथ ही वहाँ पर कलेक्शन प्लेट्स लेकर लोग घूमते थे, उसमें मनी कलेक्ट करते थे। और धीरे धीरे उसके बाद उसके पास बहुत सारा कलेक्शन होने लगा, लोग आने लगे और अब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा। इसके अलावा बीच बीच में जिम लोकल चर्चेज़ में भी जाया करता था। लोग उसे गेस्ट के रूप में बुलाते थे, वहाँ जाकर वो उपदेश देता था। उसे पता था कि वहाँ के लोग उसे जानते नहीं हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में भी वो अपनी जगह बनाना चाहता था। वो वहाँ भी चमत्कार करता था और ये चमत्कार उसे पता था कि जल्दी से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो उसे फेक समझेंगे।
इसलिए धीरे धीरे उसने अपने साथ अपने फैमिली के लोग, अपने फ्रेंड्स वगैरह ले जाने शुरू किए और उन दूसरे चर्चेज़ में ऑडियंस के बीच में इन लोगों को बिठा दिया करता था। बाद में ये लोग ऑडियंस से उठकर इसके पास आते थे, ये उनको हील करता था और वो लोग नाटक करते थे कि उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा होगा, बहुत सारे फ़कीर, साधु, सन्यासी जो कि असल में फ़कीर वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन वो भी नाटक करते हैं कि उन्होंने लोगों को ठीक कर दिया है। इसी तरह से उनके अपने सगे संबंधी ऑडियंस में बैठकर इस तरह के ढोंग रचते हैं। यही सारे काम ये जिम भी वहाँ पर कर रहा था। Edie, fingers, are your fingers numb in your right hand? Reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone? यहाँ तक कि ये जो प्लांटेड ऑडियंस थी वो उठकर लोगों को ये भी बताया करती थी कि उनके हार्ट डिजीज़ेस ठीक हो चुके हैं। और धीरे धीरे जिम ने अब ये जो चमत्कार थे, ये जुखाम, खांसी, सर दर्द से अब बढ़ा दिए थे। अब वो कैंसर ठीक करने लगा था, साथ ही दिल की बीमारियां ठीक करने का भी अब ये दावा करने लगा। अब इस तरह के झूठे चमत्कार वगैरह दिखाकर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा और अब वो एक बड़ी बिल्डिंग खरीदना चाहता था। फिर जिम ने तलाश शुरू की, उसको एक बड़ी बिल्डिंग पसंद आई। इस बिल्डिंग में एक साथ 700 लोग आ सकते थे। इसका ये चर्च भी इंडियानापोलिस में ही था। इस चर्च का नाम था कम्युनिटी यूनिटी। लेकिन इसने जो नई बिल्डिंग ली थी, इसमें बाहर बड़े बड़े अक्षरों में कार्व करके लिखा गया था टेम्पल, क्योंकि ये पहले ज्यूज़ की प्रॉपर्टी थी, बाद में इसने ख़रीद ली। और फिर बाद में जिम ने डिसाइड किया कि वो इस चर्च का नाम बदलकर पीपल्स टेम्पल रखेगा। बाद में इसकी ये जो कल्ट थी, इसे हम कल्ट ही कहेंगे, इसका नाम पीपल्स टेम्पल ही रहा। जिस समय जिम इंडियानापोलिस में काम कर रहा था, उस समय इकोनॉमिकल सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि पैसे के आधार पर लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। हायर क्लास अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई समझता था और जो लोअर क्लास थी उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन जिम ने लक्ष्य बना लिया था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं या फिर जो ब्लैक लोग हैं, वो हर तरह से अब इंडियानापोलिस के समाज का हिस्सा बनेंगे, वो उन्हें सही जगह दिलवाएगा। अक्सर जिम अपने चर्च के कई सारे मेंबर्स के साथ उन रेस्टोरों में और उन दुकानों में जाया करता था जहाँ पर ब्लैक लोगों को आने की परमिशन नहीं थी। ये लोग उन रेस्टोरेंट मालिक से और शॉप्स के मालिक से जाकर बात किया करते थे, उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर शॉप ओनर्स या रेस्टोरेंट मालिक मना करते थे तो ये लोग उनकी दुकानों, उनके रेस्टोरेंट्स के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट किया करते थे। ये तब तक बाहर बैठकर धरना देते थे जब तक कि ये लोग राज़ी ना हो जाएं कि उनके रेस्टोरेंट में या फिर उनकी शॉप्स में अब ब्लैक लोग भी एंटर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ तक जिम जोन्स बहुत अच्छा काम कर रहा था। जिम जोन्स इन रेस्टोरेंट मालिकों को या शॉप ओनर्स को ये भी कहा करता था कि अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम आपको बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर अवेलेबल कराएंगे और आपका बिजनेस हिट हो जाएगा। उसके बाद जिम जोन्स संडेज़ वगैरह को एक लिस्ट जारी करता था। ये लिस्ट उसके मेंबर्स में बांटी जाती थी। एक तरह का एक फ्लायर होता था जिसमें उन रेस्टोरेंट्स का और उन शॉप्स का नाम होता था जिन्होंने जिम जोन्स को सपोर्ट किया, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने ब्लैक लोगों को सपोर्ट किया और अपने बिजनेस में एंटर करने की उन्हें परमिशन दी। अब ये जितने भी इसके चर्च के फॉलोअर्स, मेंबर्स होते थे, ये उन रेस्टोरेंट में जाया करते थे, उन शॉप्स में जाया करते थे। वहाँ जाकर ये लोग शॉपिंग करते थे, डिनर करते थे, कुछ खाते थे, पीते थे और इससे ये जो रेस्टोरेंट मालिक थे या शॉप ओनर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। अब इससे भी जिम को पब्लिसिटी मिलने लगी। जितने भी शॉप ओनर्स वगैरह थे ये आपस में दूसरे शॉप ओनर्स को बताने लगे कि अगर तुम जिम जोन्स को सपोर्ट करोगे, उसकी बात मानोगे तो तुम्हारा बिजनेस बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा। तो इस तरह से अब जिम की प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद जिम और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि अब वो एक नई जगह शिफ्ट कर जाएंगे। तब तक 1965 का साल आ चुका था। ये लोग कैलिफोर्निया के यूकाया में शिफ्ट कर गए। यहाँ पर उन्होंने एक नई जगह खरीदी, अपना नया पीपल्स टेम्पल खोला और करीब 50 से 60 चर्च मेंबर्स जो कि इनके साथ पहले से थे, वो इनके साथ यहाँ पर मूव कर गए। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। 1969 का साल आ गया, लेकिन अभी तक ये जो पीपल्स टेम्पल चर्च था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर नहीं हुआ था। इससे जिम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन अब वो दुखी रहने लगा क्योंकि उसका चर्च अच्छी तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। साथ ही इसकी जो 20 साल की शादी थी अपनी वाइफ मार्सिलीन के साथ, अब उसमें भी क्रैक आने लगे थे। इनके बीच में अब तनाव बढ़ने लगा था। इस बीच इनके 4 बच्चे हो चुके थे। इनमें से एक जो बच्चा था ये इनका बायोलॉजिकल चाइल्ड था और बाकी 3 बच्चे अडॉप्टेड थे।
जिम का ज़्यादातर ध्यान अपने चर्च पर रहता था। दूसरी तरफ जो मार्सिलीन थी वो अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। और जिम का अब जल्दी ही एक अफेयर शुरू हो गया अपनी एक फॉलोअर के साथ, जो कि उसकी ही चर्च की एक मेंबर थी और उससे काफ़ी छोटी थी। अब चर्च में जिस तरह के वो उपदेश देता था उससे उसकी ये हरकत बिल्कुल ही अपोजिट थी। अपने चर्च में वो लोगों को प्रीच करता था कि कभी भी अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को चीट मत करो, ये बहुत गलत है, ये एक पाप है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें वो खुद कर रहा था। अब जिम को पता था कि अगर बाकी चर्च मेंबर्स को ये सब कुछ पता चल गया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा और उसका चर्च पूरी तरह से अब बंद हो जाएगा। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ को सब कुछ बता देगा। वो मार्सिलीन के पास गया, उसने मार्सिलीन को सारी बातें बताईं। अब ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे इनके बीच में काफ़ी टेंशन भी था और साथ ही मार्सिलीन की पीठ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। महीने के ज़्यादातर दिन वो बेड पर पड़ी रहती थी, उसकी पीठ में लगातार दर्द होता था और इस कारण से इनके फिजिकल रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब जिम ने इसको समझाया कि ये जो लड़की है ये मुझे सेटिस्फाई कर सकती है और मैं इससे सिर्फ ऐसे ही रिलेशंस रखूँगा, मेरा इससे कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे इस शादी को ख़त्म करूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस तरह से लाग लपेट करके उसने सारी बातें मार्सिलीन से कहीं कि मार्सिलीन को उसकी सारी बातें ठीक लगीं। मार्सिलीन उसकी सारी बात समझ गई और तुरंत ही उसने ये सारी बातें मान भी लीं। शायद उसकी वाइफ की मजबूरी भी रही होगी। उसकी पूरी ज़िंदगी इस चर्च के और अपने हस्बैंड के आसपास ही सिमटी हुई थी। उसने अपने लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। अगर वो इसको छोड़कर भी जाती तो कहाँ जाती? उसको शायद अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क लगा होगा। उसको लगा होगा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ से एक नई शुरुआत करूँगी। इसलिए ही शायद उसने जिम को नहीं छोड़ा होगा। अपनी वाइफ को कन्विंस करने के बाद इसने अपने चर्च मेंबर्स की एक मीटिंग रखी और सबके सामने बताया कि मेरा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसने सारी बातें उनके सामने स्वीकार की और बताया कि मेरी वाइफ को भी ये सब कुछ पता है। तो पहले उसने अपनी वाइफ को कन्विंस किया और तब जाकर उसने अपने मेंबर्स के सामने शो किया कि ये सब कुछ वो मजबूरी में कर रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जितने भी चर्च मेंबर्स थे वो भी इसकी बात से सहमत हो गए। उनको लगा कि ये सब कुछ ठीक कर रहा है। फिर मार्च 1970 आते आते अब इसके फॉलोअर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि पहले के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गई। हालांकि ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा था, लेकिन फाइनली अब इसके पास थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स थे। अब जिम थोड़ा ज़्यादा पैसा भी कमाने लगा था। कई बार अपने फॉलोअर्स के साथ या अपने कुछ मेंबर्स के साथ ये लॉस एंजलिस या सिएटल वगैरह जाया करता था। वहाँ पर जाकर ये लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करता था अपने चर्च के प्रति। वहाँ पर जाके प्रीचिंग्स करता था। इसे उम्मीद थी कि इन सारी वजहों से इनमें से कुछ लोग तो उसके पीपल्स टेम्पल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ये नई नई जगहों पर जाकर अपने चमत्कार भी दिखाया करता था। इन सब चमत्कारों को दिखाने की अब इसकी आदत पड़ गई थी, इसमें एक्सपर्ट हो चुका था। ये जब नई जगहों पर जाता था, यानी कि भीड़ भाड़ भरे पब्लिक प्लेसों में, तो वहाँ जाकर ये अपना एक टेम्प्रेरी टेंट वगैरह लगा लिया करता था। वहाँ जाकर ये अपने भाषण दिया करता था। साथ ही अपनी खुद की फ़ोटो $5 में बेचा करता था लोगों को। अपनी इन्हीं विजिट्स के दौरान अपने भाषणों के बीच में ये लोगों को बुलाता था, उनको हील करता था, जो हीलिंग ये बरसों से अब करता आ रहा था। तो लोग इन चमत्कारों को देखकर कई लोग अभिभूत हो जाया करते थे, माउथ पब्लिसिटी करते थे कि तुम जाओ जिम जोन्स से मिलो, वो लोगों का सर दर्द ठीक करता है और यहाँ तक कि उनका कैंसर भी ठीक करता है। जब ये नई जगहों पर जाकर भाषण दिया करता था तो भाषण में जितने लोग आते थे उनके नाम, उनके एड्रेस वगैरह इसके जो संगी साथी थे, जो बाकी मेंबर्स थे, वो नोट कर लिया करते थे। और बाद में जब ये अपने चर्च में लौट जाता था, यानी पीपल्स टेम्पल में लौट जाता था, वहाँ से इसके मेंबर्स इन लोगों को पैम्फलेट वगैरह भेजते थे, यानी कि पोस्ट से भेजते थे और उनको बताते थे कि चर्च में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आओ हमारे चर्च में, हमें ज्वाइन करो। इस तरह से ये फुल ऑन अपना प्रचार कर रहे थे। कई सारे लोग इनकी हीलिंग से, इनकी बातों से प्रभावित होने लगे थे। कई बार इनको मेल के द्वारा, यानी बाई पोस्ट, लोगों के चेक मिलते थे, पैसे मिलते थे। लोग इनको हर तरीके से मदद कर रहे थे। अपने चर्च में जिम जोन्स कभी भी डोनेशंस, कभी भी पैसे लोगों से नहीं मांगता था। हालांकि वो मना भी नहीं करता था, अगर किसी को डोनेशन करनी है तो वो कर सकता था, लेकिन जिम जोन्स अपने मुंह से कभी भी नहीं कहता था। लेकिन इसके ना कहने पर भी लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन कर रहे थे और इतना डोनेशन आने के बाद अब जिम जोन्स ने डिसाइड किया कि वो अपने पीपल्स टेम्पल में कुछ स्टोर्स खोलेगा। और ये जो स्टोर्स हैं ये उन सामानों से भरे होंगे जो कि लोग डोनेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर लोगों को अपना कुछ सामान डोनेट करना है तो वो स्टोर पे रख दें और वहाँ से अब लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन ये सामान वहाँ से फ्री में लोगों को नहीं बांटे जाते थे, बल्कि इन सेकंड हैंड कपड़ों को और सामानों को लोगों को कम दामों पर बेचा जाता था। इन स्टोर्स में बहुत सारे चर्च के मेंबर ही काम किया करते थे, ऑब्वियसली फ्री में वो काम करते थे।
और उन्हें लगता था कि वो काफ़ी नेक काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे भी यही लगता है कि ठीक है, ये काम भी यहाँ तक जिम जोन्स का अच्छा ही चल रहा था। इसके अलावा ये लोग जो लो इनकम एरियाज़ होते थे, जहाँ के लोग गरीब थे, उस एरिया में जाकर फ्री में खाना बांटा करते थे। साथ ही इन्होंने एक बहुत ही इम्प्रेसिव काम और किया, वो ये कि जो बच्चे कॉलेज जाना चाहते थे, अच्छे स्टूडेंट्स थे लेकिन कॉलेज नहीं जा पाते थे, उनको ये लोग फ़ीस के पैसे दिया करते थे ताकि वो लोग अपना कॉलेज अटेंड कर पाएँ, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छा काम था। अब इनका जो भी डोनेशन का पैसा आ रहा था, इससे लोगों की मदद कर रहे थे, बच्चों की कॉलेज फ़ी भर रहे थे, इसके अलावा फ्री फूड वगैरह बांट रहे थे। साथ ही इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि पीपल्स टेम्पल ने, कुछ पुराने घर खरीदे, उन घर को इन्होंने डॉर्मेट्रीज़ में कन्वर्ट किया। और इन डॉर्मेट्रीज़ में अब ये जो स्टूडेंट्स थे जो कि कॉलेज जा रहे थे, वो फ्री में रहते थे। उनको फ्री में घर तो इन्होंने दिया ही, साथ ही खाना वगैरह भी उनको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाता था। इसके अलावा स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में जो इनको यूनिफॉर्म, इनको कपड़े लगते थे, उसका पैसा भी इन्हें पीपल्स टेम्पल द्वारा दिया जाता था। बाद में धीरे धीरे पीपल्स टेम्पल ने अपने परमानेंट चर्च बना लिए सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में। जिम अपने फॉलोअर्स को बीच बीच में डराता भी था कि जो रेसिस्ट लोग हैं, जो काले गोरों का भेदभाव करते हैं, वो इन चर्चेस को बंद करा सकते हैं और वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं। इसने अपने फॉलोअर्स की एक मेंटेलिटी बना दी थी, और वो मेंटेलिटी ये थी कि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा है तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करो, और अगर वो कन्विंस भी नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारा दुश्मन है। और मुझे लगता है कि आजकल के लोगों की, अगर आप अपने आसपास लोग देखेंगे तो उनकी भी ज़्यादातर यही मेंटेलिटी है। लेकिन उस समय इस तरह की मेंटेलिटी लोगों की नहीं होती थी। आजकल तो अगर कोई आपकी बात ना माने तो आपका दुश्मन बन ही जाता है, भले ही वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। खैर, इस बात को हम किसी और दिन करेंगे। समय बीतता गया, अब जिम बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हो ही गया था, पैसा भी आ गया था। अब वो और ज़्यादा कंट्रोलिंग, या हम कह सकते हैं कि जजमेंटल होता जा रहा था। वो अपने उन फॉलोअर्स से भी बहुत ज़्यादा रूड हो जाता था जो कि टेम्पल रेगुलरली नहीं आते थे। अब वो पीपल्स टेम्पल है तो हम टेम्पल ही कहेंगे। तो टेम्पल अगर वो रेगुलरली नहीं आते थे, या फिर उनको जिस समय कहा जाता था कि ये टेम्पल आने का ज़रूरी समय है और वो नहीं आते थे, वो उनसे नाराज़ हो जाया करता था। इसके अलावा उसने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि तुम मूवी देखने नहीं जा सकते, ये हमारे धर्म में प्रोहिबिटेड है। वो कहता था कि मूवी देखने से अच्छा है कि जितना पैसा तुम मूवी में खर्च करोगे उतना तुम चर्च को डोनेट कर दो। इसके अलावा जिम को ये भी नहीं पसंद था कि लोगों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों। वो मानता था कि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है और उनको चर्च में जो काम करने हैं उसमें बाधा पड़ती है। इसके अलावा जिम ने अपने फॉलोअर से कहा था कि ना तो वो अल्कोहल ले सकते हैं, ना ही ड्रग्स, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी विल पावर कमज़ोर होती है बल्कि आपकी बॉडी भी कमज़ोर पड़ जाती है। अब जो लोग पहले ही किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, उनको चर्च को ज्वाइन करना तो अलाउड था, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ वही समय स्पेंड करना था जो कि टेम्पल का काम या ड्यूटी करने के बाद उनके पास बचे। फिर कुछ समय के बाद पीपल्स टेम्पल ने कुछ बसेस भी खरीद ली, करीब 10-12 बसेस इन्होंने ख़रीद ली, और अब ये लोग ट्रिप पर जाने लगे। कभी ये सैन फ्रांसिस्को जाते थे, कभी लॉस एंजलिस जाते थे, कभी सिएटल जाया करते थे। जब ये लोग किसी भी ट्रिप पर होते थे तो रास्ते में कुछ चर्चेस पड़ते थे, इनमें जिम जाया करता था, वहाँ जाकर उपदेश देता था, अपने चमत्कार दिखाता था, यानी कि रास्ते में भी ये अपने फॉलोअर्स बढ़ाता हुआ जाता था। अब आपको तो पता ही है कि जिम जो चमत्कार दिखाता था ये अपने ही लोगों पर दिखाता था। ये अपने लोगों को पहले ऑडियंस में प्लांट करता था और उसके बाद वो लोग उठकर दावा करते थे कि हम हील हो गए, या फिर अपने पास बुलाकर उनको हील करता था। इसके अलावा अब वो लोगों के नाम इंडेक्स चार्ट में पढ़कर, अब वो लोगों के नाम स्टेज से पुकार कर ये भी कहने लगा, रैंडम लोगों को जो कि ऑडियंस में बैठे हैं, उसके अपने लोग नहीं बल्कि जो रियल ऑडियंस है उसमें ही लोगों के नाम पुकार कर कहने लगा कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हें हार्ट डिजीज़ है और तुम्हें इस बात का पता नहीं है। उसके बाद ये कहता था कि लेकिन मैं तुम्हें हील कर दूंगा। उसके बाद टेम्पल की एक नर्स जाती थी उस व्यक्ति के पास भीड़ में घुसकर। उसके बाद वो रुई के फाहों से उस व्यक्ति का गला साफ करती थी, क्योंकि अब जल्दी ही उसके साथ जिम की हीलिंग होने वाली थी, यानी कि अब उसको चमत्कार दिखाना था। अब जब ये नर्स ये क्लीनिंग करती थी, यानी कि रुई के फाहों से उस व्यक्ति के गले को साफ़ करती थी, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि स्वाब डाली जाती थी कॉटन की नाक में, मुंह में, जब सैंपल लिया जाता था, तो वैसे ही थोड़ा बड़ी रुई के साथ वो करती थी। तो जब वो ये प्रक्रिया करती थी तो थोड़ा सा चिकन का लीवर ये अपने हाथ में छुपाए रहती थी, और इस लीवर का टुकड़ा सफाई के दौरान ये उस व्यक्ति के गले में डाल दिया करती थी। और जब ये सफाई करके पीछे हटती थी तो ऑब्वियसली जब उस व्यक्ति को अपने गले में कुछ महसूस होगा तो वो तुरंत ही उल्टी करता था, और जब वो वॉमिट करता था, यानी कि जब वो गैग करता था वॉमिट करने के लिए, तुरंत ही ये नर्स अपना हाथ आगे करती थी, कहती थी अरे कोई बात नहीं, तो मेरे हाथ में इस चीज़ को थूक दो। और जब वो व्यक्ति उस चिकन का लीवर नर्स के हाथ में थूकता था तो उसे पता तो चलता नहीं था कि ये चिकन का लीवर है,
एक लाल लाल मांस का ही टुकड़ा दिखता था। तब जिम दावा करता था कि ये कैंसर है, ये तुम्हारे शरीर में था और अब मैंने चमत्कार दिखाया है और ये तुम्हारे गले से अब बाहर आ गया। इधर ये जो नर्स होती थी अपने हाथ में रखा हुआ वो चिकन लीवर का टुकड़ा सारी ऑडियंस में घूम घूम कर दिखाती थी, बताती थी कि ये कैंसर है, ये इस व्यक्ति के गले से अभी अभी बाहर आया है, उसके शरीर से बाहर आया है। और लोग ये देखकर बिल्कुल चमत्कृत हो जाते थे, अभिभूत हो जाते थे। तो इस तरह की ट्रिक्स ये लोगों के साथ खेल रहे थे और ये उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो रहे थे। 1971 आते आते अब जिम बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगा, ड्रग एब्यूज़ करने लगा। कभी वो दिन में ड्रग्स ले लेता था, दवाइयाँ ले लेता था ताकि वो बिल्कुल तरोताज़ा रहे और वो एक देवदूत की तरह लगे। और रात होते होते अब वो सोने के लिए दवाइयाँ लेने लगा था, ड्रग्स लेने लगा था, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी। ड्रग्स लेना जिम के लिए बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि उसके कुछ फॉलोअर्स ऐसे थे जिनको ये जितनी भी ड्रग्स थी ये डॉक्टर्स द्वारा दी गई थी उनके ट्रीटमेंट के लिए, और वो आराम से जिम को अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देते थे और फिर इन्हीं के आधार पर जिम बाज़ार से दवाइयाँ वगैरह मंगा लिया करता था। और अब इन दवाइयों को, जो कि उसके लिए ड्रग्स का काम कर रही थी, अब वो रेगुलरली लेने लगा। शुरू में तो जिम के फॉलोअर्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा कि ये ड्रग एब्यूज़ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर जिम शॉर्ट टेम्पर्ड होता गया, उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा। इसके अलावा जिम की जो आंखें थीं वो हर समय लाल रहती थीं और उनमें पानी भरा रहता था। अपनी इसी प्रॉब्लम के कारण बाद में जिम रेगुलरली डार्क इनफेमस सनग्लासेस पहनने लगा। बाद में उसकी जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो इन सनग्लासेस के साथ ही हैं, इसलिए मैंने इनको इनफेमस कहा। और ये जो सनग्लासेस थे वो लगभग 24 घंटे पहने रहता था, सिर्फ जब वो सोता था तब इन सनग्लासेस को वो उतारता था। कोई भी उसको किसी भी समय बिना सनग्लासेस के नहीं देखता था। शुरू में जो जिम था वो वाकई में बहुत दयालु था, बहुत ज़्यादा केयरिंग था, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कहते थे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। लेकिन जब से ये ड्रग्स लेने लगा इसके बाद इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा मीन हो गया, पजेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा लोगों के ऊपर। अब हो सकता है कि उसके कुछ फॉलोअर्स तो समझ गए हों कि वो ड्रग एब्यूज़ कर रहा था, लेकिन किसी ने भी कभी भी क्वेश्चन नहीं किया। अब इसने अपने फॉलोअर्स को ये रीज़न बताया कि हर समय वो सनग्लासेस क्यों पहने रहता है। उसने बताया अपने फॉलोअर्स को, यानी कि जिम ने बताया कि मेरी जो इनर पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि जो होली यानी कि पवित्र एनर्जी है मेरे अंदर वो कभी कभी मेरी आँखों से बाहर निकलती है, और अगर तुम लोग डायरेक्टली मेरी आँखों में उस समय देख लोगे तो तुम लोग जल जाओगे और हो सकता है कि मर भी जाओ, इसलिए ये सनग्लासेस मैं पहन कर रखता हूँ। उसके फॉलोअर्स ने उसकी ये बात मान भी ली, और मानी या नहीं मानी लेकिन कभी भी क्वेश्चन नहीं किया। अपने कांस्टेंट ड्रग एब्यूज़ के कारण अब जिम को पैरानोइया की भी प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि वो लगातार एक डर में रहता था, एक ऐसा डर जो कि वाकई में एग्जिस्ट तो नहीं करता, वो सिर्फ उसके दिमाग में था। लेकिन अब वो अपने फॉलोअर्स से कहने लगा कि जो अमेरिका की एजेंसीज़ हैं, FBI, CIA, ये जो एजेंसीज़ हैं ये टेम्पल के यानी कि उसके चर्च के फ़ोन लाइंस को टैप कर रही है, ये हम पर नज़र रख रही है। और इस तरह की बातें सुनकर इसके जो फॉलोअर्स थे उनमें डर का माहौल आ गया। इसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि तुम्हें कांस्टेंट अलर्ट पर रहना है, तुम्हें हर चीज़ पर नज़र रखनी है। और अब उसके फॉलोअर्स को लगने लगा कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, वो डरे हुए रहने लगे। उनको लगने लगा था कि उन पर किसी प्रकार का कोई अटैक होने वाला है। चर्च के जो भी मेंबर्स थे वो जिम को और उसकी वाइफ को मॉम और डैड कहकर पुकारते थे, यानी कि चर्च के साथ जो इनका रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इसके अलावा ये दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि जिम और मार्सिलीन, ये दोनों बहुत ज़्यादा कंजूस थे। इन्होंने कभी भी कोई नई कार नहीं खरीदी, ये पुरानी स्टेशन वैगन ही चलाते थे। इसके अलावा ये कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदते थे। ये अपने चर्च में ही जो स्टोर्स बने थे जिसमें सेकंड हैंड कपड़े बेचे जाते थे उनसे ही शॉपिंग करते थे और बहुत ज़्यादा कंजूस थे। जिम कहता था कि मैं लोगों को ये महसूस नहीं कराना चाहता कि मैं उनसे अलग हूँ, मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। अगर चर्च में कोई भी पैसा आता है तो वो हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि वो वापस चर्च में ही जाता है, लोगों की मदद के लिए जाता है, और हम लोग अपने घर में उसको बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं। अब समय बीतता गया और जिम की ड्रग एब्यूज़ करने की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसके बहुत ज़्यादा अफेयर्स भी होने लगे, उसका ईगो बढ़ता जा रहा था। उसको ये विश्वास होने लगा था कि उसको छूट है फिज़िकल रिलेशंस बनाने की अलग अलग फीमेल पार्टनर्स के साथ। इसके अलावा वो बहुत दृढ़ता से ये भी मानने लगा था कि जितनी भी औरतें हैं, चाहे इनकी जो भी एज हो, वो सब की सब उसके प्रति आकर्षित हैं। धीरे धीरे जिम के इनर सर्किल में जितनी भी महिलाएं थीं उन सबके साथ इसके रिलेशनशिप्स हो गए। एक तरह से उन औरतों ने इसे अपनी ड्यूटी का हिस्सा मान लिया था कि उन्हें जिम के साथ फिज़िकल रिलेशंस बनाने हैं।
अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। जिम को लग रहा था कि उसे अपने मेंबर्स के लिए कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना चाहिए। अब वो किसी ऐसी जगह की तलाश में था जिसे वो एक प्रॉमिस लैंड मानता था। वो चाहता था कि इस लैंड में वो अपने फॉलोअर्स के साथ रहे सेफली और फ्रीली, जहाँ पर उसको FBI या CIA के अटैक का कोई भी खतरा ना हो। फिर इसने कुछ मेंबर्स को भेजा कि वो एक जगह ढूंढें जो कि इनकी परमानेंट मिशनरी लोकेशन बने। फिर अक्टूबर 1973 में उन्हें एक जगह मिली। वो थी गुयाना, साउथ अमेरिका में। उनको लगा कि ये उनके लिए बहुत ही सूटेबल जगह रहेगी शिफ्ट होने के लिए। ये जो लोकेशन थी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट थी। बोट्स के द्वारा वहाँ पर आया जाया जा सकता था। जिम चाहता था कि वो अपनी ये जो नई मिशनरी है बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर बनाए, और जो गुयाना था वो इसके लिए परफेक्ट था। यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन थी वो करीब 8,50,000 थी। लेकिन यहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो अटलांटिक कोस्ट में रहा करते थे, और गुयाना का जो ज़्यादातर हिस्सा था उस पर घना जंगल था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड्स बनी हुई नहीं थी। बहुत सारी जगह ऐसी थी जो कि आइसोलेटेड थी। जिम ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि ये जो प्रॉमिस लैंड है ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर अमेरिका का मार्शल लॉ लागू ना हो। ये लोग जल्दी ही मार्शल लॉ लागू करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स खोलने वाले हैं, वहाँ पर ये लोगों को टॉर्चर करेंगे, और उससे पहले ही हमें उस जगह पर शिफ्ट होना है। साथ ही अपने फॉलोअर्स को बता रहा था कि CIA और FBI हमारे पीछे पड़ी है, किसी भी दिन वो गन्स लेकर आ जाएंगे, हमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देंगे, हमें टॉर्चर करेंगे। इस तरह से अपने फॉलोअर्स में ये लगातार डर बैठाता जा रहा था। दूसरी तरफ गुयाना में जोन्स टाउन का काम चल रहा था जहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट करना था। मई 1977 आते आते अब जोन्स टाउन बनकर तैयार हो चुका था, और अब वो लोगों के रहने के लिए पूरी तरह से तैयार था। धीरे धीरे लोग अब जोन्स टाउन में शिफ्ट हो रहे थे। उनके लिए वहाँ पर कॉटेजेस वगैरह बनाए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो कॉटेजेस बनाए गए थे वो संख्या में बहुत कम थे, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर लोग पहुँच गए रहने के लिए। लेकिन अब जो फॉलोअर्स थे उन्होंने नए कॉटेजेस बनाना शुरू किया। इन लोगों का मकसद था एक सेल्फ सस्टेनिंग यूटोपिया बनाने का, यानी एक ऐसी जगह बनाने का जो कि अपने आप में हर काम करने में सक्षम हो। जिम का अपने फॉलोअर्स पर फुल कंट्रोल था। उसकी परमिशन के बिना कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी फसल प्लांट नहीं की जा सकती थी, कोई भी टूल नहीं खरीदा जा सकता था। पहले उसका अप्रूवल लेना हर चीज़ के लिए ज़रूरी था। अगर किसी एक मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करना होता तो पहले उसे अप्लाई करना था, और इस एप्लीकेशन में वो पहले जिम की परमिशन मांगता था। अगर किसी कपल को ब्रेकअप करना होता या अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना होता तो उन्हें भी जिम का अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी चिट्ठी आती तो पहले उसको खोला और पढ़ा जाता था, तब उस व्यक्ति को देते थे। इसके अलावा जो भी लेटर्स जोन्स टाउन से बाहर जाते थे उनको भी सेंसर किया जाता था, उनको भी खोला जाता था, पहले पढ़ा जाता था। और अगर उनमें जोन्स टाउन के बारे में कुछ भी गलत लिखा होता था, यहाँ तक कि ये भी कि यहाँ पर इनफ कॉटेजेस नहीं हैं, तो भी उस लेटर को आगे सेंड नहीं किया जाता था। फिर उस व्यक्ति को बुलाया जाता था जिसने वो लेटर लिखा है, उससे दोबारा लेटर लिखवाया जाता था अपने सामने। उससे कहा जाता था कि वो ग्लोरियस रिव्यूज़ लिखे और हर चीज़ तारीफ भरी लिखे जोन्स टाउन के बारे में, और तब उसका लेटर भेजा जाता था। जब जोन्स टाउन बन ही रहा था तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोन्स टाउन में आने का फ़ैसला लिया, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जो जोन्स टाउन में नहीं आए, वो अपने घरों में ही रह गए। हालांकि वो पीपल्स टेम्पल पर यकीन करते थे, लेकिन उन्होंने जोन्स टाउन में शिफ्ट ना होने का फ़ैसला लिया। हालांकि जिम ने उनको बिल्कुल भी फोर्स भी नहीं किया कि तुम जोन्स टाउन में आकर रहो। कई सारे लोग जो भी वहाँ पर आए वो अपनी इच्छा से आए। बहुत समय से जिम उन्हें समझा रहा था कि अपने पैसे बचाना शुरू करो, अब तुम्हें जोन्स टाउन में शिफ्ट करना है। वो जोन्स टाउन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था, वो बिल्कुल उसे एक तरह से स्वर्ग के रूप में चित्रित करता था, लेकिन फिर भी कई सारे लोग वहाँ पर नहीं आए थे। अब अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो जोन्स टाउन में किसी भी तरह की कोई भी प्राइवेसी नहीं थी। जोन्स टाउन में जितने भी कॉटेजेस थे वो ओवर क्राउडेड थे, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को भरा गया था क्योंकि वहाँ पर कॉटेजेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। साथ ही नए नए लोग भी जोन्स टाउन में शिफ्ट करते जा रहे थे, उनके पास कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए, इसलिए वो बाहर ही रहा करते थे टेंट वेंट लगा के। इस कारण वहाँ पर जगह की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं था। जब वो लोग शावर लेते थे, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी पानी नहीं था, इसलिए जब वो शावर लेते थे तो लोगों से कहा जाता था कि वो अपना मुंह बंद रखें, ये जो गंदा पानी है इनके मुंह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इनको बीमारी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो जिम था उसका एक बहुत अच्छा केबिन था, उसको एक बहुत अच्छा घर कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा घर दिया गया था, और वो पूरी फैसिलिटी से वहाँ पर रह रहा था। वो इस घर में अपनी वाइफ के साथ और एक दो और औरतों के साथ रह रहा था जिसके साथ उसके रिलेशनशिप थे।
उसके केबिन में जनरेटर लगा हुआ था, उससे उसके फ़ैन चलते थे, रेफ्रिजरेटर चलता था। उसके घर में सॉफ्ट बेड्स थे, सोफ़ाज़ थे और वो फुल ऐशो आराम से रह रहा था। जबकि वो अपने फॉलोअर्स को प्रीच करता था कि हर कोई इक्वल है। वो कहता था कि गोरे काले, अमीर गरीब, ऊंच नीच, इसका कोई भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भेद साफ नज़र आ रहा था। इसके रूम में एक कैंप रेडियो भी था, जिसको हम एक तरह का इंटरकॉम भी कह सकते थे। ये बिना अपने केबिन से बाहर आए लोगों से बातचीत कर सकता था। ये जो भी अनाउंसमेंट करना चाहता था ये अपने कैंप रेडियो से करता था और इसकी आवाज़ लाउड स्पीकर के द्वारा पूरे कैंप में गूंजती थी। जोन्स टाउन का जो खर्चा था वो उसके फॉलोअर्स के सोशल सिक्योरिटी चेक्स से चल रहा था, यानी कि जो लोगों को सरकार से पैसा मिलता है उनके सोशल सिक्योरिटी का, उन पैसों से जोन्स टाउन का खर्चा चलाया जा रहा था। तो ये खर्चा चल तो रहा था, लेकिन ये जो पैसा था ये काफ़ी कम था और पूरे जोन्स टाउन का खर्चा चलाने के लिए ये पैसा काफ़ी नहीं था। अब इसके फॉलोअर्स ने डिसाइड किया, कई सारे फॉलोअर्स ने डिसाइड किया कि हम टॉयज़ बनाएंगे और उनको बेचकर कुछ खर्चा निकालेंगे। अब ये लोग लकड़ी लेते थे, उससे कार्व करके ये लोग कार, ट्रेन वगैरह बनाया करते थे। उस समय आपको पता ही है कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो वुडन टॉयज़ काफ़ी बिकते थे। इन टॉयज़ को बनाने के बाद जॉर्ज टाउन भेजा जाता था, वहाँ पर इनको बेचा जाता था और वहाँ से भी थोड़ा पैसा आने लगा, लेकिन अभी भी पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी इन लोगों को और कॉटेजेस बनाने थे, लेकिन उसके लिए पैसा ही नहीं था। इसके अलावा खाने पीने पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे थे। बहुत लंबे समय से ये लोग पीनट बटर और जेली सैंडविचेस पर ही अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। हर संडे जिम अपने फॉलोअर्स को एक एक कुकी देता था और वो भी इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जो भी रूल को ब्रेक करता था उसको ज़बरदस्ती अलग सुलाया जाता था, उसे अलग खाना खिलाया जाता था और बाकी फॉलोअर्स से उसको अलग कर दिया जाता था। इन रूल ब्रेकर्स को हर जगह दौड़ना होता था, उनको ये दौड़ने भागने की सज़ा मिलती थी और इस बीच कोई भी ना उनसे बात कर सकता था और ना ही इनकी तरफ देख सकता था। तो इस तरह के पनिशमेंट भी दिए जाते थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीवियर थे। धीरे धीरे जोन्स टाउन की पॉपुलेशन 900 लोगों से भी ज़्यादा बढ़ गई और ये एक अब बहुत बड़ा नंबर था जिसको खिलाना पिलाना था और उनके रहने की भी व्यवस्था करनी थी। हर रात जिम उपदेश दिया करता था जोन्स टाउन में और उसको अटेंड करना कंपलसरी था, उसको आप छोड़ नहीं सकते थे। वहाँ पर वो यूएस की कुछ खबरें सुनाया करता था, लेकिन जो खबरें थी ये ज़्यादातर इमेजिनेटिव होती थी, अपने मन से बनाकर या अपने फॉलोअर्स को सुनाता था। और इसके अलावा ये जो खबरें, ये जो उपदेश थे, ये रात के 2-2, 3-3 बजे तक चलते रहते थे। हो सकता है वो ये सब कुछ ड्रग्स लेकर करता हो, वो ड्रग्स के प्रभाव में ये सारी हरकतें कर रहा होगा, ऐसा सबका मानना है। जो जोन्स टाउन के लोग थे जो वहाँ पर रहते थे वो शाम को 6 बजे तक काम करते थे। इनके काम करने के दौरान जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स थे उस पर म्यूज़िक बजता रहता था। धीरे धीरे अब जो जिम था वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगा, उसको लग रहा था कि जो जोन्स टाउन की प्रगति है वो उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसा उसने सोचा था। उसके जो फॉलोअर्स थे अब धीरे धीरे अनहैप्पी होते जा रहे थे, उनको अपनी ये नई ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जोन्स टाउन से निकलना इतना आसान नहीं था। इन सब लोगों के पासपोर्ट लॉक एंड की में रखे गए थे। ये सिर्फ जिम को पता था कि इनके पासपोर्ट कहाँ पर छुपा के रखे हुए हैं और अगर इन लोगों को यहाँ से निकल कर जाना था तो उसके लिए जो पैसा लगता, जो कि अच्छा खासा लगता, वो इनको अपनी जेब से ही देना था। और इनके पास कोई भी पैसा नहीं था, ना तो ये कोई पैसा कमा रहे थे, ये वहाँ पर जो भी काम कर रहे थे फ्री कर रहे थे। और इसके अलावा अगर इनके जो भी सोशल सिक्योरिटी फंड्स आ रहे थे वो सारे पहले ही चिट्ठी खोलकर, मेल खोलकर जिम ले लिया करता था और उससे जोन्स टाउन का खर्चा चला रहा था। अब इसके फॉलोअर्स को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि वो लोग फंस गए हैं। हो सकता है सब लोगों को महसूस ना हो रहा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अब ये महसूस कर रहे थे कि वो शायद यहाँ आकर गलती कर बैठे हैं और अब वो यहाँ पर फंस चुके हैं। कुछ मेंबर्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की, वो इसमें कामयाब भी रहे, वो चुपचाप यहाँ से निकले और भाग गए। जिम ने ज़्यादातर मेंबर्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि वो कभी भी चर्च की बुराई नहीं करेंगे और कभी भी चर्च के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ से भाग गए थे उन्होंने बाहर जाकर मीडिया के सामने अपना मुंह खोल दिया। उन्होंने बताया जोन्स टाउन का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ की कंडीशंस के बारे में कि हमने क्या खाया, वहाँ पर कैसे रहे। तो इस तरह से वो जिम जोन्स और जोन्स टाउन दोनों के ही अगेंस्ट में वहाँ पर जाकर बोल रहे थे। जब जिम जोन्स को ये पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उसने अपने फॉलोअर्स जो कि वहाँ पर रह रहे थे, यानी जोन्स टाउन में रह रहे थे, उनको डराना शुरू किया कि अब जल्दी ही अमेरिकन ट्रूप्स आने वाले हैं, वो सारे बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ से भागे हैं उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत गलत बातें मीडिया को बोली हैं। जिम ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि हर किसी को लड़ाई करनी है क्योंकि जल्दी यहाँ पर हमला होने वाला है। जिम को अंदाज़ा तो हो गया था कि लोगों ने वहाँ की इतनी बुराई की है कि जल्दी ही यहाँ पर अमेरिका के कुछ ऑफिसर्स वगैरह आ सकते हैं इंक्वायरी करने।
लेकिन ये सारी बातें उसने ट्विस्ट करके अपने फॉलोअर्स को बताई। उसने ऐसा दिखाया कि जो लोग आ रहे हैं वो इन लोगों के लिए खतरा है। अब यहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें मीडिया तक तो पहुँच थी नहीं, वहाँ पे ना कोई न्यूज़पेपर आता था, ना कोई टीवी था, और अगर कुछ था भी तो वो सिर्फ जिम के कंट्रोल में था, वो खुद उसे देखता था। तो उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि मीडिया में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या होने वाला है। फिर जोन्स टाउन के लिए बहुत सारी गन्स खरीदी गई। इसके अलावा जिम ने एक सिक्योरिटी टीम बनाई जो कि इस पूरे टाउन को घेर कर हर समय उसका प्रोटेक्शन करती थी। इस सिक्योरिटी टीम का ये भी मकसद था कि कोई भी चुपचाप या फिर सामने ही इस टाउन को छोड़कर ना जा सके। अगर कोई भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता था तो उसको बहुत शक की निगाहों से देखा जाता था, उससे पूछताछ की जाती थी, उसको बेसिकली वहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अब धीरे धीरे जोन्स टाउन के लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी टीम थी वो उनको ही डराने धमकाने लगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो हम तुम्हें पीटेंगे। इसके अलावा वो लोग जोन्स टाउन को बाहर वालों से बचाने के लिए वहाँ पर तैनात हुए थे, लेकिन अब वो अंदर वालों के लिए ही खतरा बनते जा रहे थे। फिर फरवरी 1978 में जिम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसने अपने सारे फॉलोअर्स से कहा कि कुछ सैनिक आने वाले हैं, वो जोन्स टाउन पर अटैक करने वाले हैं। जिम ने उनसे ये भी कहा कि ये अटैक CIA करवा रहा है, और ये भी कहा कि कुछ घंटों में ही जोन्स टाउन पर अटैक होने वाला है। जिम ने इनसे कहा कि ये लोग आएंगे, इनके हाथ में गन्स होगी, ये तुम सबको शूट कर देंगे और तुम्हारे बच्चों को भी मार डालेंगे। तो इन मॉन्स्टर्स के हाथों से मरने से अच्छा है कि तुम खुद ही अपनी जान ले लो, यानी कि आत्महत्या कर लो। अब कुछ फॉलोअर्स तो इसके लिए राजी भी हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी थे जो कि इन सारी चीज़ों से थक चुके थे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जाने दो, हम यहाँ से निकल जाते हैं, हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और हमें यहाँ पर नहीं रहना, अपनी जान नहीं लेनी। जिम ने ऑब्वियसली उन्हें ऐसा कुछ करने नहीं दिया, उनको वहाँ से बाहर जाने नहीं दिया गया। फिर उन सब लोगों को लाइंस बनाकर खड़ा किया गया। 900 कुछ लोग थे वो, उन सबको लाइन बनाकर खड़ा किया गया। फिर अंदर से बड़े बड़े कंटेनर्स लाए गए। उन कंटेनर्स में डार्क कलर का लिक्विड भरा हुआ था। वो सारे के सारे कंटेनर्स इन लोगों के सामने रखे गए। इन लोगों से कहा गया कि सब लोगों को आगे आना है एक एक करके। फिर इन कंटेनर्स में से 1 कप लिक्विड लेना है और उसको पीना है। ये जो पॉइज़न था, इसने बताया कि ये पॉइज़न तुम्हें 40 मिनटों के अंदर अंदर मार डालेगा। सब लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि वो लोग आगे आएँ और इस मिक्सचर को पिएँ। जिस समय ये लोग ये सारा मिक्सचर एक एक करके पी रहे थे, उस समय जिम आगे आकर खड़ा हो गया और अपने उपदेश देने लगा, अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, अच्छी अच्छी प्रीचिंग्स देने लगा। जिम इन सबको बता रहा था कि जो तुम्हारी मौत है वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक होगी, आराम से होगी, और तुमको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और साथ ही वो इनसे ये भी कह रहा था कि ये तुम्हारा टेस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारा मिशन है उसके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो या नहीं दे सकते। अब लोगों ने वो लाल रंग का मिक्सचर पी भी लिया। उनको बताया गया था कि 40-45 मिनट में तुम मर जाओगे, लेकिन वो नहीं मरे, क्योंकि वो फेक था, उसमें कोई भी पॉइज़न नहीं था। जिम ने इन लोगों को बाद में बताया कि ये सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट था कि ज़रूरत पड़ने पर तुम लोग जान दे सकते हो या नहीं दे सकते। अब जब इतने सारे लोगों ने लिक्विड पी लिया तो अब जिम समझ चुका था कि इतने सारे लोगों के ऊपर उसका कंप्लीट कंट्रोल है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कहने पर इतने सारे लोग जान दे दें तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि वो उसके कितने लॉयल फॉलोअर्स थे। ये सब कुछ करते हुए जिम अभी भी ड्रग एब्यूज़ कर रहा था और भी ज़्यादा उसके अंदर पैरानोया बढ़ता जा रहा था। जितने भी लोग जोन्स टाउन में रह रहे थे उसमें ज़्यादातर के रिश्तेदार इधर उधर रहते थे। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर आए थे, कुछ लोग अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे, और अब इनके परिवारों को कुछ स्ट्रेंज लेटर्स मिल रहे थे जिसमें जोन्स टाउन की तारीफ़ें थीं, या फिर ज़्यादातर लोगों को तो लेटर्स मिल ही नहीं रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब इनकी फैमिलीज़ परेशान होने लगी कि जोन्स टाउन में चल क्या रहा है। इनमें से कई सारे लोग अथॉरिटीज़ के पास गए। उन्होंने इन पर प्रेशर डाला कि आप जोन्स टाउन जाइए और वहाँ जाकर तफ्तीश कीजिए कि क्या चल रहा है। फिर नवंबर 1978 में US कांग्रेसमैन लियो रायन ये गुआना गया और उसके बाद वहाँ से जोन्स टाउन पहुँचा। वहाँ पर जाकर इसको पीपल्स चैम्पल की एक्टिविटीज़ चेक करनी थी। इसके अलावा जोन्स टाउन का जो कंपाउंड था उसको चेक करना था, उसका इंस्पेक्शन करना था और लोगों से बातचीत करके पता लगाना था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। उसको ये खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोगों को ज़बरदस्ती रखा गया है और उनके साथ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ किया जा रहा है। लियो वहाँ पर 17 नवंबर को पहुँचा और अगले ही दिन उसको वहाँ से वापस लौटना था। जब लियो जोन्स टाउन पहुँचा तो लोग अपना बेस्ट बिहेवियर उसके सामने शो कर रहे थे, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और लोग बहुत नॉर्मल और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अब लियो ने जब ये सब कुछ देखा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसको वहाँ पर कोई भी डिस्पेरेंसीज नज़र नहीं आई
उसे लगा कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। अब लियो वहाँ से निकलने लगा। उसे अपनी कार तक जाना था। कार में बैठकर उसे उस एयरप्लेन तक जाना था जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़ा था। उस प्लेन में बैठकर उसे यूएस जाना था और वहाँ जाकर ये रिपोर्ट देने वाला था कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है। जब वो अपनी कार की तरफ चलकर जा रहा था तभी इस जोन्स के कुछ मेंबर्स इसके पास पहुँचे। उन्होंने लियो से कहा कि क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं बाहर तक। फिर रास्ते में इन्होंने इसको बताया कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें इस जगह को छोड़कर जाना है, आप हमें अपने साथ ले चलो। लियो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी कार में बैठो। उसकी कार नहीं, एक तरह से हम ट्रक कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा था। तो इस ट्रक में बैठकर अब ये लोग वहाँ से जब निकलने लगे जोन्स टाउन के गेट से, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी थी, जो कि एक्चुअली सिक्योरिटी नहीं थी बल्कि जिम के फॉलोअर्स ही थे, लेकिन उसने उन्हें सिक्योरिटी के काम में लगाया हुआ था। हो सकता है कि वो कुछ बुरे लोग हों, या हो सकता है उनका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया हो जिम ने कि वो लोग इस तरह के बन गए हों कि अब उन्हें लगा कि सच में उनके ऊपर खतरा है। ये जो कांग्रेसमैन था ये CIA का आदमी था शायद, और वो यहाँ से हमारे फॉलोअर्स को लेकर जा रहा है। अब उन्होंने ट्रक पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। वो लोग इन लोगों को रोकना चाहते थे, लेकिन थैंकफुली कोई भी गोली इन लोगों को नहीं लगी। ये लोग यहाँ से सेफली निकल गए और जल्दी से अब वो लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इनका एरोप्लेन खड़ा था। जल्दी ही अब ये लोग एरोप्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाने वाले थे। अभी ये लोग एरोप्लेन में बैठ ही रहे थे तभी ये जो सिक्योरिटी थी, जो जोन्स टाउन की सिक्योरिटी थी, ये इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आई। इन्होंने इन लोगों पर गोलियाँ चला दी और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक था वही कांग्रेसमैन लियो, और 3 और लोग उसके साथ वहाँ पर आए थे जो कि मीडिया के सदस्य थे। वो तीनों भी मौके पर ही वहाँ पर तुरंत ही मारे गए और 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से ज़्यादातर जोन्स टाउन के अपने मेंबर्स थे। उसी दिन शाम को 4 बजे जिम ने अपने फॉलोअर्स को संदेश दिया उसी लाउड स्पीकर पर कि आप लोग जल्दी ही पैविलियन में इकट्ठा हो जाइए, एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है। जो भी संदेश वहाँ पर जिम लोगों को देता था, या फिर जो भी भाषण वो इनको देता था, या जितनी भी मीटिंग्स होती थी, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता था और उसके सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर टेप मौजूद थे। सैडली उन्होंने अपनी ये लास्ट और फाइनल मीटिंग भी रिकॉर्ड की थी, जो कि बाद में दुनिया ने सुनी। जिम ने लोगों से कहा कि मैंने आपको बेस्ट ज़िंदगी देने की कोशिश की, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो व्यक्ति यहाँ पर मिलने के लिए आया था, यानी कि लियो, उसने प्लेन के पायलट को शूट कर दिया था और इसका इल्ज़ाम वो जोन्स टाउन के लोगों पर लगाने वाला था। अब क्योंकि ये सारा हादसा हो चुका है, इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, तो जल्दी ही अब जो दुश्मन हैं वो जोन्स टाउन में घुस जाएंगे और हम सबको मार डालेंगे। अब लोगों को तो पता नहीं था कि एयर स्ट्रिप पर क्या हुआ था, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी मेंबर्स वापस आए थे, उन्होंने जिम को रिपोर्ट किया था, तो जिम को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसने इस बात को ट्विस्ट करके अब लोगों को बता दिया था। इसने लोगों से कहा कि वहाँ पर जो भी झगड़ा हुआ उसमें केवल एक ही व्यक्ति को चोट लगी और बाकी सब लोग सेफ हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम अपने बच्चों को गुलाम बनने से बचा सकते हो। जितने दुश्मन हैं जब वो इस शहर में आएंगे, यानी जोन्स टाउन में आएंगे, तो वो जितने भी एल्डरली लोग हैं उनको तो स्लॉटर कर देंगे, यानी उनका गला काट कर या बुरी तरह से गोली मारकर उनकी हत्या कर देंगे, और जितने भी बच्चे हैं उनको गुलाम बनाकर रखा जाएगा। Now nicknamed the Death Tape. Time immemorial. No man takes my life from me. I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. And step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. 1,200 people's lives in my hands, and I certainly don't want your life in my hand, but I'm going to tell you, Christine, without me, life has no meaning. I'm the best friend you'll ever have. I can't separate myself from your actions or his actions. If you'd done something wrong, I'd stand with you. If they wanted to come and get you, they'd have to take me. We're all ready to go.
If you tell us we have to give our lives now, we're ready. I'm pretty sure all the rest of the sisters and brothers are with me. Months I've tried to keep this thing from happening, but I now see it's the will of sovereign being that this happened to us. That we lay down our lives in protest against what's being done. That we lay down our lives to protest in what's being done. The criminality of people, the cruelty of people. Who walked out of here today? Did you notice who walked out? Mostly white people. Mostly white people walked. I'm so grateful for the ones that didn't, those who knew who they are. But there's no point. There's no point to this. We are born before our time. जिम ने कहा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, और वो सॉल्यूशन ये है कि अब पोशन पीने का, यानी वही लिक्विड जिसमें जहर मिला हो, उसको पीने का समय आ चुका है। उसने लोगों को समझाया कि अगर तुम इस पोशन को पीते हो तो ये कोई सुसाइड नहीं होगा, बल्कि ये एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट होगा। अब कई सारे लोगों ने इस पोशन को पीने से मना कर दिया। वो इसके सामने गिड़गिड़ा भी रहे थे कि हमको जाने दो, हमें पॉइज़न नहीं पीना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पॉइज़न लाइन में खड़े थे। वो जिम को थैंक यू कर रहे थे कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिर ज़्यादातर फॉलोअर्स ने अपनी इच्छा से इस ड्रिंक को पी लिया जिसमें पॉइज़न मिला हुआ था। ड्रिंक पीने के दौरान भी इनकी जो आवाज़ें हैं उनकी टेप रिकॉर्डिंग की गई। Yes, my love. At one time, I felt just like Christine felt. But after today, I don't feel anything because the biggest majority of the people that left here were white. And I know it really hurt my heart because Broke your heart, didn't it it? broke my heart to think that all of these years that these white people have been with us and they're not a part of us. So we might as well end it now because I don't see. Talking. The congressman has been murdered. It's all over, all over. What a legacy, what a legacy. But the Red Brigade's the only ones that ever made any sense anyway. They invaded our privacy, they came into our home, they followed us 6,000 miles away. The Red Brigade showed them justice. The congressman's dead. Please get us some medication. It's simple, there's no convulsions with it, it's just simple, just please get it. Before it's too late, the GDF will be here. I tell you, get moving, get moving, get moving. Don't be afraid to die. If these people land out here, they'll torture some of our children here. They'll torture our people, they'll torture our seniors. We cannot have this. Are you going to separate yourself from whoever shot the congressman? I don't know who shot him. Speaker Pete and those had a right to go, and they had a right to. How many are dead? Oh, God Almighty, God Almighty. Patty Parks is dead. And the others to endure long enough in a safe place to write about the goodness of Jim Jones? I don't know how in the world they're ever going to write about us. It's just too late. It's too late. The congressman's dead. The congressman today's dead. Many of our traitors are dead. They're all laying out there dead. I didn't, but my people did. They're not crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. With the children here a great deal because of Jim Jones. And the way the children are laying there now, I'd rather see them lay like that than to see them have to die like the Jews did, which was pitiful anyhow. And I'd just like to thank Dad for giving us life and also death. And I appreciate the fact the way our children are going. Because like Dad said, when they come in, what they're going to do to our children, they're going to massacre our children.
And also the ones that they take captured, they're gonna just let them grow up and be dummies like they want them to be, and not grow up to be a socialist like the one and only Jim Jones. They took us and put us in chains, and that's nothing. There's no comparison to that, to this. They robbed us of our land, and they've taken us and driven us, and we tried to find ourselves. We tried to find a new beginning, but it's too late. You can't separate yourself from your brother and your sister. No way I'm going to do it. I refuse. I don't know who fired the shot. I don't know who killed the congressman. But as far as I'm concerned, I killed him. You understand what I'm saying? I killed him. Die with respect. Die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. There's nothing to death. It's like Max said, it's just stepping over into another plane. Don't be this way. Stop this hysterics. This is not the way for people who are socialists, communists to die. No way for us to die. We must die with some dignity. Peace. Keep your emotions down. Keep your emotions down. Children, it will not hurt if you'll be quiet. If you'll be quiet. Death is, I tell you, I don't care how many screams you hear, I don't care how many anguished cries. Death is a million times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over tonight. फिर अगले दिन गुआना डिफेंस फोर्स ट्रूप अब जोन्स टाउन में एंटर हुई। जब ये लोग जोन्स टाउन में घुसे तो उनको एक बहुत ही हॉरिफिक सीन नज़र आया। जोन्स टाउन में हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। कई बॉडियों में निशान थे इंजेक्शन के। कुछ लोगों को इंजेक्शन के द्वारा जहर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने पॉइज़न पीने से इनकार कर दिया होगा, तब इन लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती जहर का इंजेक्शन लगाया गया होगा। जिम की बॉडी पेविलियन के स्टेज पर मिली। वो और उसकी एक गर्लफ्रेंड, उसकी कुछ गर्लफ्रेंड्स भी थी जैसे मैंने आपको बताया। इन दोनों ने पॉइज़न नहीं पिया था, बल्कि इनके सरों पर गोली मारे जाने का निशान था। ऐसा माना जाता है कि जिम ने खुद जहर नहीं पिया, बल्कि इसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी होगी और फिर अपने आप को गोली मारकर सब कुछ समाप्त कर दिया होगा। पहले जब बॉडीज़ को गिना गया तो वहाँ पर 383 बॉडीज़ मिली थी, लेकिन बाद में अमेरिका से ट्रूप्स भेजे गए। जब ठीक से तलाशी ली गई तो पाया गया कि वहाँ पर 909 बॉडीज़ पड़ी हुई थी। जब बाद में FBI ने वहाँ आकर ठीक से तलाशी ली तो उन्हें करीब 60,000 प्रिंटेड पेजेस मिले जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था यहाँ के बारे में। साथ ही उन्हें सैकड़ों की संख्या में टेप्स मिले जिनको सुनने में FBI ने पता नहीं कितने घंटे बिताए, और उसके बाद इनको जोन्स टाउन में क्या हो रहा था इसकी अच्छे से जानकारी मिली। बाद में जब उन्होंने जिम के कॉटेज की तलाशी ली तो उन्हें एक सूटकेस में $7 लाख मिले, और $7 लाख उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। अगर जिम चाहता तो उस रकम से बहुत कुछ जोन्स टाउन में किया जा सकता था, इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन पता नहीं जिम क्या चाहता था। इसके अलावा ये भी पता चला कि इसके पता नहीं कितने सारे बैंक अकाउंट्स थे जिसमें काफ़ी सारे पैसे जमा थे, और अगर सब कुछ काउंट किया जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास से मिले। पता नहीं उसका आगे चल के क्या प्लान होने वाला था। कई महीने लग गए लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि ये व्यक्ति है कौन। कुछ लोगों को फिंगरप्रिंट से पहचाना गया, कुछ लोगों के डेंटल रिकॉर्ड्स मिले, और बड़ी मुश्किलों से इन विक्टिम्स की पहचान हो पाई। कई लाशें इतनी बुरी तरीके से डीकम्पोज हो चुकी थी कि उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल था, जबकि एक हफ्ते के अंदर ही सारी लाशें ढूंढ ली गई थीं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा नमी का माहौल था कि जो इनका डीकम्पोजिशन का रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लाशें बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। 409 बॉडीज़ को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। फिर एवरग्रीन कब्रिस्तान जो कि ओकलैंड कैलिफोर्निया में है, उसने ऑफ़र किया कि वो अपनी ज़मीन देगा एक बहुत बड़ी कब्र बनाने के लिए। फिर एक मास ग्रेव बनाई गई, उसमें इन 409 बॉडीज़ को दफनाया गया, और ये सब कुछ हुआ 11 मई 1979 को। जिम जोन्स के सारे चर्चेस को क्लोज़ कर दिया गया या उनको सीज़ कर दिया गया। जिम जोन्स की वाइफ भी इन मरने वाले लोगों में शामिल थी और उसके 2 बच्चे भी, लेकिन उसके 2 बेटे क्योंकि बाहर गए हुए थे इसलिए उन्हें इस दुखद घटना का शिकार नहीं होना पड़ा। वो आज भी जीवित हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए जो कि यूट्यूब में अवेलेबल हैं। इसके अलावा उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स थे उनको भी सीज़ कर दिया गया। उसके बैंक अकाउंट्स में टोटल 7 मिलियन
डॉलर्स थे उन सबको गवर्नमेंट के द्वारा सीज कर लिया गया। इन पैसों से विक्टिम्स की फैमिलीज़ की हेल्प की गई, उनको मदद दी गई। अमेरिका के इतिहास में सिविलियंस की इतनी बड़ी संख्या में जान जाने का ये पहला मामला था। उसके बाद अमेरिका में 9/11 के अटैक में 2996 लोग मारे गए थे। तो जोन्स टाउन की स्टोरी तो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और साथ ही मैंने कुछ और कल्ट स्टोरीज़ भी की हैं, जो कि कुछ कल्ट थी जो कि बहुत ख़तरनाक थी। हो सकता है कि जिम से ज़्यादा टॉर्चरस काम उन्होंने किए हों, लेकिन फाइनली कभी भी इतने सारे लोगों की जान नहीं गई। इसीलिए मामला इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें 900 से ऊपर लोग मारे गए। ये अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा है, इसको सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। लेकिन मेरी आप दूसरी कल्ट स्टोरीज़ भी देख सकते हैं। उन स्टोरीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज़। थैंक यू सो मच।